सिक्योरिटी का अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन के बीच यह भी माना जा रहा है कि किसी तरीके का कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन ये चलाया गया था। और आपको यह भी बताते चले, जब जनूबी कश्मीर की हम बात करते हैं तो जनूबी कश्मीर के सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि बहुत ही बड़े टॉप मिलिटेंट कमांडर की हलाकत इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हुई। और थोड़ी देर पहले पुलिस के आईजीपी कश्मीर की तरफ से भी इस बात की तस्दीक हुई कि इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन में फारूक अहमद नामी टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर के अभी तक के मारे जाने की खबर मौसूल हो रही है। कुल मिलाकर 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। और इस 5 मिलिटेंटों की कहानी से पहले की कहानी अगर आप जनूबी कश्मीर की देखेंगे तो आपको याद होगा कि सिर्फ चंद दिन पहले बुधवार को एक और ऑपरेशन इस इलाके के अंदर हुआ था जिसमें फौजी भाई नामी एक बड़ा मिलिटेंट कमांडर मारा गया था, जिस पर पुलिस ने इस बात की दलील पेश की थी कि यह एक अहम तरीन और मतलूब तरीन कमांडर था जो पिछले कई दिनों से सिक्योरिटी एजेंसीज को चकमा दे रहा था। इससे पहले भी जनूबी कश्मीर में अगर आप देखेंगे रियाज नाइकू से लेकर दीगर मिलिटेंट कमांडरों को मारे जाने की इतलात और एनकाउंटर जो वो वहां पर हुए हैं, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि सोशल कोऑर्डिनेशन का यानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज और लोकल नेटवर्क का इतना ज्यादा मजबूत अब नेटवर्क बना है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यह मानना है सिक्योरिटी एजेंसीज के जिम्मेदारों का। फिदा हुसैन हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, अपडेट कीजिएगा। जनूबी कश्मीर जो उबल रहा है, लगातार पिछले कई महीनों से एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं और अभी के एनकाउंटर में 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतलात, क्या कुछ ताजा खबर है? क्योंकि खबर यह भी है कि अब इस एनकाउंटर में सुबह से ही जो हम देख रहे थे कि इंटरनेट भी बंद है और साथ साथ मोबाइल कनेक्टिविटी को भी फिलहाल बंद करने की बातें सामने आ रही है। बिल्कुल गौहर, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये रब्बन का इलाका है, रब्बन शोपियान का इलाका है, जहाँ पर रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। घेराबंदी के बाद जो ही सुबह का वक्त हुआ तो जो ही मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट हुआ तो मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जवाबी कार्रवाई की गई। हालांकि पहले इनिशियली में एक मिलिटेंट जो है वो हलाक हुआ। उसके बाद जो चंद मिलिटेंट थे वो एक घर में दाखिल हुए और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा कि उस घर में वो मौजूद है तो उन्होंने उस घर को चारों ओर से घेर लिया। और अभी थोड़ी देर पहले ये ऑपरेशन खत्म हुआ और इस ऑपरेशन में एक टॉप कमांडर समेत 4 मिलिटेंट हलाक हुए। पिछले 5 दिनों में तकरीबन अगर हम जनूबी कश्मीर पे एक नजर डालेंगे, त्राल, पुलवामा और आज रब्बन का शोपियान इलाका, जहां पर कुल मिलाकर 10 मिलिटेंट जिनमें 2 टॉप कमांडर शामिल है वो ऑपरेशन के दौरान जो है हलाक हुए। आज की मैं बात करूं, एक राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और एसओजी शोपियान ने इस इलाके की घेराबंदी करके तलाशी कार्रवाई शुरू की और उनको यही खबर थी, पक्की खबर थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है वो मौजूद है। उसके ये बताइएगा क्या अभी तक अब ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई है कि जिस बारे में ये कहा जा रहा है कि एक टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर, डिविजनल कार्डर का मिलिटेंट कमांडर जो है वो मारा गया और पिछले कई सालों से लगातार वो मतलूब था, क्या अब पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की है? क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? देखिए गौहर की अभी ये कहना मुश्किल है कि कह रहे कि 2015 से वो सरगर्म था। क्या ये वही है? क्या उसकी पहचान हुई है? लेकिन 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर की जो पुष्टि है वो पुलिस ने की है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सोर्सेज ने की है। लेकिन इनके नाम चूंकि देर रात तक जो है वो अभी तक हालांकि जाहिर नहीं हुए, क्योंकि उनके घर वालों को बुलाया जाएगा, उसके बाद ही फॉर्मली उनके नाम भी जाहिर किए जाएंगे। लेकिन इस
वक्त जल्दी से हमें कि क्या रिहायशी मकानों को भी नुकसान वहां पर हुआ है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी एनकाउंटर्स होते हैं तो रिहायशी मकानों को बाद में बारूद के धमाके से भी उड़ाया जाता है जहां पर मिलिटेंट मौजूद होते हैं। तो अभी किसी कोलेटरल डैमेज की कोई इत्तला वहां पर कि रिहायशी मकान खराब हुए हों, तबाह हुए हों? देखिए गौहर, मैं बता दूं आपको कि जिस इलाके में ये मौजूद थे वो एक रिहायशी इलाका ही है और पहले इन्होंने लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद जिस घर में ये दाखिल हुए उनके लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से कहा कि वो एनकाउंटर से दूर रहे, क्योंकि एक जगह पे एनकाउंटर चल रहा है, आप कोशिश ना करें अंदर जाने की, क्योंकि वहां पे मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प हो रही है। क्योंकि पिछले कई एनकाउंटर में ये देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो नफरी है वो गाड़ी में होते हैं और वहां पे एक लाउड स्पीकर भी लगता है और लाउड स्पीकर के थ्रू ही लोगों से ये कहा जाता है कि एनकाउंटर चल रहा है और आप दूरियां बढ़ाएं उस एनकाउंटर में, क्योंकि आप जनूबी कश्मीर में यही कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस इलाके में ये मौजूद थे उस घर को तबाह किया गया है जहां पे ये मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि चारों ओर से उस इलाके की घेराबंदी की गई थी ताकि वहां तो से क्या अब ये सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया फिदा, क्या ये बताइएगा? बिल्कुल 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 गौहर, इस ऑपरेशन को बस कुछ ही देर बाद जो है खत्म करने का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी की बारी नफरी जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जनूबी कश्मीर का रेबन इलाका, शोपियां रेबन इलाका, जहां पर अभी तक 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है। ऑपरेशन ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है, सिर्फ आखिरी लम्हात यानी सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर आखिरी पर चलता है वो इस वक्त चल रहा है और ऑलमोस्ट ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हो गया। लेकिन जहां हम सुबह से लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखे हुए थे, वहीं पर सरहदों पर भी दरअंदाजी और सीज फायर की खबरें भी मौसूल हो रही है। केरन सेक्टर या फिर कुपवारा के कई इलाकों से अब इस तरीके की इतलात मिल रही है कि वहां पर लगातार फायरिंग हो रही है और बिला इश्तियाल फायरिंग की वजह से कई रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बारामूला चलते हैं जहां से हमारे साथ इरशाद अहमद ज्वाइन करेंगे। इरशाद, अपडेट कीजिएगा, सरहदी इलाकों से क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम सरहदी कस्बा उड़ी की बात करें, हाजिर सेक्टर में तकरीबन 12 बजे के करीब वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल जो दोनों अतराफ से जो गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो है किसी जानी व माली नुकसान के इतलात मौसूल नहीं हो रहे हैं। कस्बा उड़ी की भी इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, चाहे हम नामला की बात करें, चुरंडा की बात करें, चाहे हथलंगा, गरकोट, तिलावारी, सूरा, बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पे जो है मुकामी लोगों के साथ साथ जो बच्चे हैं काफी परेशानी हाल है, खौफजदा हो चुके हैं। हालांकि जिले इंतजामिया कोई बार बार ये कहते हैं कि हमें यहाँ से जो शिफ्ट किया जाए ताकि हमारी जो है सेफ्टी। चलिए, लगता है इनका राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इरशाद ज्वाइन करने के लिए कि सुबह से लगातार मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है और फायरिंग के नतीजे में कई रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ है। इधर इंतज़ामिया का मानना है कि वो हालात पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो ज़रूरतमंद अफराद और ख़ानदान होंगे उन्हें आगे शिफ्ट किया जाएगा, यानी उन इलाकों की ओर शिफ्ट किया जाएगा जो नॉन रेंज में आएंगे, यानी उस रेंज में नहीं आएंगे जो गोलाबारी की जद में आते हैं। ये तो बात ही सरहदों की और इंतहा पसंदी यानी सरहद जो मिलिटेंटों के मुखालिफ ऑपरेशंस चल रहे हैं। लेकिन अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोविड-19 की, क्योंकि कोविड-19 का कहर लगातार जारी है और इस बीच कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल के दिन की जब हम बात करते हैं वो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरकज़ी वजारत दाखिला और मरकज़ी हुकूमत के हुक्मनामे के मुताबिक कल से कई और रियायतें मुख्तलिफ रियासतों के अंदर देखने को मिल सकती हैं। जहाँ कुछ कल मजहबी मकामात को खोलने का मन बना लिया है, वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि होटल और रेस्टोरेंट्स को भी खोला कल जा सकता है। इस बीच जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर लाल ही लाल नजर आ रहा है, क्योंकि सूबाई इंतजामिया ने आज सुबह सुबह जो एदाद शुमार जारी कर दी है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि सूबा कश्मीर के लगभग सभी अजला जो है वो रेड जोन के जुमरे के अंदर है। सिर्फ 2 इलाकों को छोड़कर, यानी 2 जिलों को छोड़कर, जिनमें गांदरबल और बांडीपोरा का इलाका है यानी जिले हैं, ये 2 जिले माइनस करके बाकी
तमाम अजला कश्मीर सूबे के जो है वो रेड जोन के अंदर है। इस बीच रेड जोन अपनी जगह, लेकिन कल कुछ और रियायतें भी हो सकती हैं। क्या ये होंगी नहीं होंगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ एक और हुक्मनामा भी जारी हुआ है कि सभी मुलाजमीन कल से अपने अपने इलाकों के अंदर जो दफातर है, यानी अपने अपने दफातरों के अंदर जो है वो हाजिर हो जाए। किस तरीके से यह हाजिरी मुमकिन हो सकती है? क्या यह मुमकिन है आज के दिन में कि दूर दराज इलाके से लोग श्रीनगर का सफर करके दफ्तरों के अंदर आए? एक बड़ा सवाल इस वक्त इंतजामिया के सामने भी है। लेकिन डू एंड डोंट्स की एक बड़ी लिस्ट भी माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जारी होगी। लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने, जैसे पहले ही हमने आपको कल कहा था कि उन्होंने कहा कि किसी भी मजहबी मकाम को वो कल नहीं खोलने जा रहे हैं, और उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि पहले मशावरती मीटिंग होगी, उसके बाद ही कोई और फैसला लिया जाएगा। इसके बीच जमीयत अहले हदीस जम्मू और कश्मीर का बयान भी जो है वो सामने आया है। कोविड-19 का कहर अपनी जगह, लेकिन अमवात शरह भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और गैर रियासती के मारे जाने के बाद कोविड-19 की वजह से कल आज एक और मौत हुई है, और यह माना जा रहा है कि वो गैर रियासती था और श्रीनगर के सराईवाला इलाके के अंदर पिछले कई सालों से रिहाइश पजीर था। तफसीलात के साथ सीधे हम श्रीनगर चलेंगे, जहां से हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी ज्वाइन करेंगे। हिलाल, अपडेट कीजिएगा। कोविड-19 का कहर लगातार जारी है, अमवात बढ़ रही है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, और एक नहीं दर्जनों टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। इस बीच कल की क्या कुछ खबर है? क्या कुछ इंतजामिया ने कमर कस ली है? जी, नशरियात के जरिए आपके साथ हम ये जरूर शेयर करना चाहेंगे कि जो हमारी बात कश्मीर के साथ हुई है कि कल से हम देखने की गश्त कर रही है खबरें कि जम्मू कश्मीर में भी आप शायद लग जा सकती है। खासतौर पर जो मजहबी मकामात है, जो मसाजिद है, गुरुद्वारे हैं, वहां पर शायद लोगों को एक्सेस मिलेगी। लेकिन इस पर जो अभी हमारी बात हुई है कंसर्न अथॉरिटीज के साथ, उनका यही मानना है कि इस हवाले से अभी वो सलाह मशवरे कर रही हैं, और जो कंसर्न चाहे इंतजामिया के मसाजिद के हैं और उनके साथ भी उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनसे तजावीज़ हासिल की जा रही है। लेकिन अभी तक जब हम लाइव हैं, अभी तक भी इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। ये हम अपने नशरियात के जरिए अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि इस हवाले से अगर जमीयत अहले हदीस से भी हमने बात की, उनका मानना है कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की जानब से आ जाएंगी और हेल्थ डिपार्टमेंट की आ जाएंगी, उसी हवाले से वो आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां पॉसिबल होगा, जहां खतरा नहीं होगा ये बीमारी फैलने का, वहां पर अगर इज्तिमाई तौर पर नमाजें जो हैं अदा की जा सकती हैं। मुफ्ती याकूब के साथ हमारी बात हुई है, उन्होंने ये बात कही कि वहां पर नमाज अदा की जा सकती हैं। अदरवाइज अगर मिनजुमला देखा जाए तो पूरे वादी कश्मीर के अंदर वो उसी डिसीजन पर कायम है जो उन्होंने आज से पहले लिया हुआ था, जब यहाँ पर कोविड पॉजिटिव के केसेस। तो होटल और रेस्टोरेंट्स का क्या हाल है? होटल तो ऑलरेडी कोविड सेंटर्स में तब्दील हो गए हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स का क्या कुछ हाल है? देखिए, रेस्टोरेंट के साथ साथ जो ट्रेडर्स बॉडी हैं, उन्होंने भी अपनी तजावीज़ जो है रखी थी गवर्नमेंट के सामने, और उस पर भी अभी सलाह मशवरा ये चल रहा है। बल्कि इतना भी कहा गया है कि जो डॉक्टर साहिबान है वो उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि अगर आप होटल, रेस्टोरेंट या बाकी जितनी भी तजारती सरगर्मियां हैं, अगर उन्हें शुरू किया जाए तो वहां पर क्या कुछ करना होगा, इस हवाले से उन्हें एजुकेट किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां ग्राफ काफी बढ़ रहा है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अमवात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन दूसरी जानिब अगर आज सिक्किम के डायरेक्टर डॉक्टर अहंगर का बयान देखा जाए तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब इस कोविड के साथ जीना होगा, चलना होगा, और इसकी हकीकत को समझना होगा, और इसकी हकीकत को समझते हुए जो बाकी चीजें हैं उसको भी साथ चलाने की जरूरत है। और शायद सरकार भी अब इसी चीज को अपना नुक्ते नजर बनाते हुए आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू कर रही है। पिछले दिनों जब इंतजामिया ने कहा था कि जनाब दफ्तरों के अंदर 100% हाजिरी को यकीनी बनाया जाए और सभी मुलाजमीन अब रोटेशन नहीं बल्कि हर दिन आए, लेकिन आवाम के लिए दफ्तरों के अंदर आना लाजमी नहीं है, वो पहले प्रायर अपॉइंटमेंट्स लेंगे। कल से हम देखेंगे कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी काम करना शुरू करेगा। ये जो एम्प्लॉयज़ का आना होगा, मुलाजमीन का जाना होगा, किस तरीके से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में वो जाएंगे और किस तरीके से उनकी प्रोटेक्शन या ओवरऑल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है सरकार की तरफ से, क्या कोई वजाहत अभी तक आ पाई? बिल्कुल भी कोई वजाहत नहीं आ पाई। हालांकि ये चीजें हमने कंसर्न अथॉरिटीज के साथ उठाया भी, और इस पर मुलाजिम अंजुमनों ने भी अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी नवीयत से उन्होंने ये कंसर्न उठाए हैं और ये क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुकम्मल और मुत्तफिक जवाब एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नहीं आया है। क्योंकि मुलाजिमिन का मानना है कि ये फैसला जो है जल्दबाजी में लिया गया है, क्योंकि इसके जो बाकी चीजें हैं, चाहे एक मुलाजिम को 20 किलोमीटर दूर से आना है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, और वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है। हालांकि शहर श्रीनगर के आसपास या सेक्रेटेरिएट या कुछ बड़े डायरेक्टोरेट ऑफ जो ऑफिस हैं, वहां तक अगर वो अरेंजमेंट
कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट का, हालांकि अभी भी जेर तजवीज़ नहीं है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वहां पर ये फैसिलिटी जो है मुलाजिमीन को दस्तयाब नहीं होंगी। तो कोविड के शरई अमवात की अगर मैं बात करूं, मारे जाने की बात करूं, तो आज एक गैर रियासती आदमी जो पिछले कई सालों से वहां पर तिजारत कर रहा था श्रीनगर के अंदर, उसकी मौत हुई है। क्या इसके बगैर भी किसी और की मौत हुई? और कुल मिलाकर अभी तक क्या कोई फिगर सामने आए हैं कि किस लेबोरेटरी से कितने टेस्ट मनफी और कितने पॉजिटिव आए हैं? देखिए गौर, अभी तक भी चूंकि हम वेट कर रहे हैं उसी चीज का, क्योंकि मेडिकल बुलेटिन जो है वह भी 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर ही जारी हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि सिक्किम या बाकी जितने भी माइक्रोबायोलॉजी लैब थे वहां से जो रिपोर्ट हमें मिलती थी, लेकिन कुछ हालिया दिनों में जो कुछ एक फीमेल डॉक्टर के हवाले से खबर गश्त करने लगी थी, उसके बाद ये अलग अलग से जो नंबरात है वो देने से मना किया गया है। इस वजह से बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे से नॉर्थ कश्मीर का पट्टन का इलाका करते हैं, जहां पर पट्टन के अंदर इतलात यह है कि दर्जनों केस जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं और पॉजिटिव केस आने में गैर रियासती लोगों की भी एक अच्छी खासी तादाद पाई जा रही है। कौन है ये गैर रियासती लोग वहां पर और किस तरीके से उनके टेस्ट लिए गए और अब इंतजामिया क्या कुछ कर रही है? राही निसार हमारे साथ है। राही, अपडेट कीजिएगा, पट्टन से क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? की बात करें तो यहाँ पे 4 दर्जन का आंकड़ा पार हो चुका है। वहीं पे अगर हम आज की बात करें, आज सुबह में यहाँ तकरीबन 8 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और उसमें तो ये है कि उसमें 4 गैर रियासती जो यहाँ पे नाई का काम करते हैं। और हैरान कुन वाली बात यह है कि वो अभी तो यहीं पे रह रहे हैं, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो तो तकरीबन 6-6 महीने से यहीं पे ही रह रहे हैं। तो उनको इन्फेक्शन कहाँ से हुआ? क्योंकि ये पिछली दफा यहाँ पे किया था कि रैंडमली जो टेस्ट होंगे उसी तरीके से उनमें रैंडमली उनके टेस्ट लिए थे जो कि पॉजिटिव आए हैं। वो तो 4 लोग अभी क्वारंटाइन है। अब उसके प्राइमरी जो कंटेक्ट्स है यानी कि उनके जो घर वाले यहाँ रहते हैं उनको भी अभी क्वारंटाइन किया गया है। और अब ये पता लगा जाता है, क्योंकि तो वो तो नाई का काम करते हैं, वो तो घर जो भी यहाँ पे मुकामी लोग हैं उनके घर जाते थे उनकी कटिंग वटिंग करने के लिए। अब उनका भी पता लगाया जाता है ताकि उनको भी क्वारंटाइन किया जाए। कि हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तो ये कहा गया है उनको कि जो भी इनके कंटेक्ट में आए हैं वो तो फिलहाल होम क्वारंटाइन ही रहे और अपना नाम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड कराए। चलिए, बहुत शुक्रिया राही हमारे साथ ज्वाइन करने के। राही बता रहे थे कि देखिए नाई का काम कर रहे थे, कहीं बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कई महीनों से यहीं पर थे, लेकिन फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आया है। और जब टेस्ट पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब अब आगे जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं ट्रेसिंग हो रही है, उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए फिलहाल कहा गया। लेकिन जम्मू चलते हैं, क्या कुछ सूरत हाल है? प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है। प्रियंका, एक के बाद एक इलाका रेड जोन, एक के बाद एक टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? प्रियंका, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। प्रियंका, बताइएगा क्या कुछ अभी लेटेस्ट अपडेट आपके पास है? क्योंकि लगातार दर्जनों केस पॉजिटिव आने की खबरें यहाँ दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जम्मू से आ रही हैं और जम्मू में तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जिन्हें रेड और बफर जोन्स में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं गौर आज बता दूं कि जिस तरह से आज रेड जोन और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जो कैटेगरी है डिसाइड कर ली गई है। और बात करूं अगर कश्मीर की, तो कश्मीर में गांधीनगर और बांडीपुरा के अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स वहां पर हैं वो रेड जोन की कैटेगरी में किए गए हैं। और ऑरेंज जोन की अगर मैं बात करूं तो कठुआ, सांबा, बांडीपुरा, रियासी, उधमपुर, पुंछ, राजौरी और जम्मू ये सभी ऑरेंज जोन की कैटेगरी में है। और ग्रीन जोन की कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ डोडा और किश्तवाड़ रखे गए हैं। लगातार जो आंकड़े जम्मू कश्मीर से हैं वो बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं और साथ ही पॉजिटिव कोविड-19 के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं पर मौत के आंकड़े भी जम्मू कश्मीर में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रियंका, ये बताइएगा कि कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, 0.1 अनलॉक का एक और एडिशन जो है वो हमारे सामने होगा। होटल, रेस्टोरेंट्स और दीगर चीजें खोलने की बात जो है वो सामने आ रही है। क्या कुछ तैयारियां जम्मू के अंदर आप ग्राउंड पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जम्मू की बात करें गोहर तो सभी यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जो है यहाँ पर दायरे बना दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए जो है पूरी तरह से मार्किंग कर दी गई है और बिल्कुल भी भीड़ वहां पर इकट्ठी नहीं करने दी जाएगी। और साथ ही अगर हम मंदिरों की बात करें तो गोहर तो मंदिरों में स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो होली वाटर है वो किसी भी शख्स पर स्प्रिंकल नहीं किया जाएगा। साथ ही जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे वो अपने शूज वगैरह, चप्पलें वगैरह, होटल्स का क्या कुछ हाल है? क्या होटल भी तैयार हो गए हैं खुलने के लिए? जी, होटल्स में बताया जा रहा है कि रूम सर्विस दी जाएगी और जो खाना रूम
उन सर्विस तक पहुंचाया जाएगा वो बिल्कुल बाहर ही जो है सर्व किया जाएगा। और साथ ही अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें, पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का सिलसिला जारी है, साफ सफाई का सिलसिला जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियंका गुप्ता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जम्मू से फटाफट से जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब लद्दाख की। जी हां, आज के प्रोग्राम में मैं लद्दाख की सरहदों की बात नहीं करूंगा, बल्कि लद्दाख के उस मामले की बात करूंगा जिसको लेकर वो कई सालों से लड़ते आ रहे थे, जब एक ही रियासत हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन 5 अगस्त के बाद 2 हिस्सों में रियासत तो बढ़ गई थी, दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए थे और यह उम्मीद लद्दाख के लोग लगाए रहे थे कि जो नाइंसाफियां 50 साल तक उधर हो रही थी शायद वो थमेंगी। लेकिन अब की बार जो कुछ तफसीलात हमारे सामने आ रहे हैं और जो आप अपने टेलीविजन चैनल पर देख रहे हैं, ये वो ऑर्डर है जिस ऑर्डर के तहत अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख के बाहर से लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है लद्दाख के अंदर। और जो ही ये खबर सामने आई उसके फौरन बाद मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से सरापा एहतजाज भी बुलंद किया गया और कहा गया कि हुकूमती इदारों की तरफ से जो वादे किए जा रहे थे कि मकामी लोगों को पहली तरजीह दी जाएगी नौकरियों में, लेकिन यहां पर इस तरीके का नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ डॉक्टरों की तकर्री और तैनाती के अहकाम जारी कर दिए, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों से लद्दाख के अंदर नौकरियां फराहम की गई और यह माना गया कि यह उस क्राइटेरिया के तहत लगाई गई जो पहले ही 4 अगस्त 2019 को अडॉप्ट की गई। हमारे साथ असगर करबलाई साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर, इस वक्त लद्दाख से ज्वाइन कर चुके हैं। असगर साहब, कैसे देखते हैं इस नए हुक्मनामे को? अस्सलामुअलैकुम गौहर भाई जी, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। 5 अगस्त के बाद जो कुछ भी लद्दाख में हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है, जिस आबताब के साथ, जिस खूबसूरत प्रोपेगेंडे और खूबसूरत सपनों के साथ, ख्वाबों के साथ यूटी लद्दाखियों के सामने सजाया गया और इसके बाद उन्हें बता दी गई कि लद्दाख पूरी तरह से जन्नत बन जाएगी, पैसे की बारिश होगी, नौकरियां हर एक को मिलेगी, यानी कोई भी लद्दाखी नागरिक नौकरियों से वंचित नहीं रहेगा, महरूम नहीं रहेगा। नौकरियां लद्दाखियों के लिए होगी, सारी चीजें लद्दाखियों के लिए होंगी। अब लद्दाखियों को एक लिहाज से कहेंगे कि पूरी तरह से एक सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगी। लेकिन जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो ठीक उसके अपोजिट है। 5 अगस्त के बाद लद्दाखियों को अभी तक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस एक्ट के तहत रिप्रेजेंटेशंस मिलती थी असेंबली में, उस असेंबली से पूरी तरह से महरूम रखा गया, वंचित रखा गया। अब लद्दाखियों के पास अपनी कोई वॉइस नहीं है, ये टोटली वॉइसलेस हो चुके हैं। ये अपने लिए लेजिस्लेशंस नहीं कर सकते हैं। पूरा लद्दाख ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के हाथों में दे दी गई है। लद्दाखियों की अपनी कोई लेजिस्लेशंस नहीं है, लद्दाखियों की कोई ओपिनियंस नहीं है, लद्दाखियों की कोई आवाज नहीं है। आवाज तो हिल काउंसिल में भी आप उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी मैं आ रहा हूँ गौर, जब थोड़ा सा प्लीज आप टाइम दे दें, जब आपने कहा इस पे बात करने के लिए। अब इसके बाद हमारे पास 2 हिल काउंसिल थे, लेह में एक हिल काउंसिल है और करगिल में एक हिल काउंसिल है। उस वक्त जब 5 अगस्त के बाद ये एपिसोड्स हुए और हमने बहुत ही सख्ती के साथ करगिल के लोगों ने इसकी मुखालिफत की, तो उस वक्त के हमारे स्टेट के जो गवर्नर थे, स्टेट के जम्मू कश्मीर के मलिक साहब, इन्होंने आके एश्योरेंस दी थी कि आपके काउंसिलों को पूरी हिंदुस्तान में सबसे मजबूत काउंसिल बना दी जाएगी। 6 शेड्यूल में जितने भी पावर्स है वो सारे आपके काउंसिल को दी जाएगी। आपके काउंसिल को उससे भी ज्यादा पावरफुल, यानी इन्होंने कहा था कि एक एग्जाम्पलरी काउंसिल आपको दी जाएगी और सारी पावर्स, सारी डिस्क्रिप्शन, सारी गवर्नेंस आपके काउंसिल के पास होगी जी। लेकिन आज जो ग्राउंड रियलिटीज है वो ये है कि हमारे काउंसिल के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, हमारे काउंसिल के पास डिसीजंस लेने की पावर्स नहीं है, हमारे काउंसिल के पास सैंक्शंस करने की अथॉरिटी नहीं है। अभी जो फाइनेंशियल्स इन्होंने एक रेगुलेशन से इन्होंने अडॉप्ट की है, उस रेगुलेशन के तहत सारी पावर। करबलाई साहब हमारे साथ
दोरजे अंचुक साहब भी बीजेपी ले से रिप्रेजेंटेशन के साथ इस वक्त हमारे सामने है। दोरजे साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। करबलाई साहब कह रहे हैं कि देखिए ख्वाब दिखाए गए, वादे किए गए, लेकिन जो ऑर्डर हम अभी टेलीविजन चैनल पर चला रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि नौकरियां तो दूर, बड़ी चीजें जाने वाली हैं वहां से। हाँ नमस्कार जी सबको झूले। ये जो अभी जो डॉक्टर वाले लिस्ट है जी, ये NHM का रिक्रूटमेंट है। यूटी लद्दाख में 129 हमें डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स चाहिए। 2 साल से इसको अप्लाई करने के लिए कोई नहीं आया। 4 पिछले बार रिक्रूट हुआ था लद्दाख की, वो सारा नौकरी छोड़कर चले गया। ठीक जी, अभी हमारे दूर दराज इलाके में जांस्कार, दराज, लिंगशेत, चंगतंग इलाके में सारे मेडिकल सेंटर्स पे डॉक्टर और पैरामेडिक्स नहीं है। अभी यूटी गवर्नमेंट ने यह किया है कि जितने लद्दाखी हो गारंटी के साथ कल ही उनको नौकरी दिया जाएगा अगर कोई पैरामेडिक्स या डॉक्टर हो तो। लेकिन नहीं हो तो हमें बाहर से भी ला के उन इलाकों में जिस जगह पे लोग बीमार हो जाते हैं, जिनको फैसिलिटी नहीं है। कुल मिलाकर दोरजे साहब आपका ये मानना कि पहली प्रायोरिटी तो लद्दाख की है, इसलिए हमने ग्राउंड पर तो सर्च किया, कोई मिला ही नहीं डॉक्टर जो वहां आता है, इसलिए बाहर से आए लोग। राइट। ये जो ऑप्शन में पूरा लद्दाख के लिए प्रायोरिटी है। और अगर कहीं से भी लद्दाखी आया, ये 1 साल का जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ये जो डॉक्टर ला रहा है वो हमारे दूर दराज इलाकों में बहुत जरूरत है, इसलिए ला रहा है। अब जो अक्सर करबलाई साहब कह रहे थे, देखिए हमें लेजिस्लेशन पावर्स नहीं है, हमें सैंक्शन करने के पावर्स नहीं है, चंद लोगों के हाथ में यूनियन टेरिटरी को दे दिया गया है। कैसे देखेंगे इसको पॉलिटिकली आप? एक सोने से लिखने वाले हिस्ट्री बने हैं, लद्दाख को यूटी बने हैं, इसमें खुश होना बहुत जरूरी है। करबलाई साहब को तो खुजली आते रहते हैं, लेकिन लद्दाख के कल्चर, लद्दाख के सारे कुछ मेंटेनेंस के लिए हम कश्मीर से फ्री हुए। ये हमारे लद्दाख ले करगिल दोनों के लिए बहुत ही खुदकिस्मत है, बहुत ही अच्छा हुआ है। और आप लद्दाख का जो भी कल्चर हो, लद्दाख का डेवलपमेंट हो, लद्दाख में ही बैठकर डेवलप करेंगे। ये जम्मू कश्मीर वाले डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है गौर साहब, मैं तो हमारे पास 2 ही काउंसिल फर्स्ट क्लास है उसका। हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया दोनों का, चूंकि लाइन कट गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर और डिबेट करेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए था, लेकिन बढ़ते हैं न्यूज टाइम में और आगे और बात करते हैं जरा स्कूलों की, क्योंकि स्कूल चले हम एक ऐसा नारा था जिसके बाद बहुत से लोगों को स्कूल लिया गया, बहुत से बच्चों को स्कूल लिया गया, लेकिन कोविड-19 ने सबका पहिया रोक दिया है और तालीम का पहिया भी रुक चुका है। पिछले कई दिनों से अफवाहें थी कि 15 तारीख से स्कूल खुलेंगे पूरे इंडिया के अंदर और जम्मू कश्मीर भी उसी दायरे में था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले रमेश पोखरियाल साहब जो HRD मिनिस्टर है, उनका बड़ा बयान सामने आया। बयान क्या है बताएंगे हमारे साथ साहिल अमीन है। साहिल बताइएगा क्या कुछ बयान रमेश पोखरियाल साहब का है? बिल्कुल इशफाक, अगर हम रमेश पोखरियाल की बात करेंगे तो उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि अगस्त 2020 तक पूरे मुल्क के अंदर तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो मुअत्तल ही रहेंगी। शायद ये फैसला इस चीज़ को लेकर लिया होगा कि IT का दौर है और इस वक्त इंटरनेट फैसिलिटी बच्चों के पास है और इंटरनेट पर सभी चीज़ें, सभी वो मवाद दस्तियाब है जो एक बच्चे को ज़रूरत है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के नज़रिए से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर वहाँ के बच्चों के लिए ये मायूसी कुन फैसला है, क्योंकि अगर इशफाक हम बात करेंगे 5 अगस्त 2019 से लेकर इस अगस्त तक 1 साल होने को आया है और मरकजी सरकार के फैसले के बाद जिस तरीके से वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट बंद किया गया, उसके बाद बच्चों की जानिब से यह बात कही गई है कि ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू हुए हैं, अगर कुछ बच्चों ने उसका फ़ायदा भी उठाया, लेकिन उनका मानना है कि आधे घंटे के क्लास में 4 से लेकर तकरीबन 15 बार तक उनको वो बफर होता है, जिसकी वजह से उनके क्लास मुतासिर हुई है। बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात करेंगे इशफाक, प्राइवेट स्कूलों की अगर हम खासकर वादी कश्मीर में बात करेंगे तो जहाँ चाहे 10th या 12th की बात करेंगे, उनके रिजल्ट के नताइज जो सामने आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं प्राइवेट स्कूलों के। लेकिन इस बीच जो माना जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है ये बिजनेस हब बन गया है, यकीनन कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी सामने आती है जिससे लग रहा है ये बिजनेस हब है। हाल ही में कुछ लोगों का मानना है, कुछ पेरेंट्स का मानना है कि जो छोटे छोटे क्रंचीज जो बनाए गए हैं, जहां पर छोटे बच्चों को भेजा गया है ताकि वो यहाँ से ग्रो अप करें बिल्कुल लोअर KG अपर KG के लिए। लेकिन इस बीच वालिदैन का मानना है कि अगरचे पिछले 2.5 महीने से यहाँ पर बंद था, हमारे बच्चों से बिल्कुल एडमिशन फीस जो है वो एक मोटी रकम ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस के फीस लिए जा रहे हैं। जबकि वो बहुत शुक्रिया, चूंकि टाइम बड़ा कम है, बड़ा अहम फैसला है कि फिलहाल जो है
अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन कॉलेज के हवाले से हतमी फैसला ये नहीं है, सिर्फ स्कूल्स के लिए फैसला लिया गया और तकरीबन 33 करोड़ बच्चे जो हैं उनके लिए यह फैसला लिया गया। अब ज़रा बिहार की बात करते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि बिहार का मामला भी काफ़ी गरमाया हुआ है सुबह से ही। आपको याद होगा कि आज बीजेपी की तरफ से एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया, जिसे वर्चुअल रैली वो कह रहे हैं, लेकिन उस रैली के दौरान ये कहा गया कि देखिए ये सियासत नहीं है, ये तो पार्टी काडर को एक साथ करने की ज़रूरत है और कोविड से लड़ने वाली बात है। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार इस पर एहतजाज करती आई है। क्या कुछ खबर है रहमत कलीम? बिहार का चुनाव पास में है, इलेक्शन कमीशन ने बिगुल बजा दिया है, गर्माहट आज दिखी। जी बिल्कुल, देखिए आज गर्माहट अमित शाह के खिताब से के साथ ही शुरू हो गए, लेकिन इस्तकबाल आरजेडी ने किया थाली बजाकर 11:11 तक 11 बजे से उन्होंने थाली बजाया और इस्तकबाल किया कि बिहार के मजदूरों के साथ जो सलूक हुआ है, बिहार में जिस अंदाज में गरीबी बेरोज़गारी आई है, ये बाज़ाब्ता तौर पर आरजेडी की तरफ से इल्ज़ामात लगाते हुए कहा गया है कि इस तरह से इस अंदाज में इस्तकबाल किया। दो बातें मैं इसमें कहना चाहता हूँ सिर्फ कि अमित शाह ने अपने इस खिताब को शुरू में ख़ासतौर से उन लोगों को निशाना बनाया जो लोग ये कह रहे थे कि इंतखाबी रैली है। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबी रैली नहीं है। शुरू में उन्होंने साफ लफ्ज़ में कहा कि ऐसे लोगों से बचिए जो लोग कह रहे हैं इंतखाबी रैली। आखिर में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में इंतखाब होने हैं और हमें उम्मीद है कि नीतीश जी की क़यादत में 2/3 मेजोरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। अब समझने वाली बात यह है कि सियासी बयानबाजी है, सियासी मीटिंग थी या सियासी ये रैली थी या नहीं, आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए। लेकिन एक बात ये कहना चाहूँगा कि सियासतदानों पर हमेशा भरोसा कीजिए कि वो सियासत ही करेंगे। सियासतदानों पर भरोसा इसलिए कीजिए क्योंकि सियासत ही होगी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने बिगुल बजाया था और पहली रैली आज बीजेपी ने की थी। आने वाले दिनों में बिहार के अंदर क्या कुछ होगा हमारी पूरी नजर रहेगी। लेकिन न्यूज़ टाइम में यहाँ पर आपसे रुखसत होने का वक्त आ चुका है। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।